भारतीय रेलवे का इतिहास सदियों पुराना है ना? लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो पूरे देश को झकझोर कर रख देता है। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक उसी खौफनाक रात की बात करने वाले हैं। आधिकारिक रिपोर्ट्स और डेटा के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बालासोर में पटरियों पर असल में हुआ क्या था। ये कोई आम हादसा नहीं था। ये एक ऐसे सिस्टम की चूक थी जिसका अंजाम खैर अकल्पनीय था। तारीख थी 2 जून 2023। उड़ीसा के बालासोर जिले की वो शाम शुरू तो बिल्कुल आम दिनों की तरह हुई थी, लेकिन पल भर में ही ये एक राष्ट्रीय शोक में बदल गई। भारतीय रेलवे के इतिहास में ये दिन हमेशा के लिए एक काले पन्ने की तरह जुड़ गया है। देखा जाए तो दुर्घटनाएं कभी बस यूं ही अचानक नहीं होती। अक्सर ये कई सारी गलतियों और हालातों का एक ही समय और जगह पर एक साथ टकराने का नतीजा होती हैं। भाग 1 शामिल ट्रे में। तो इस बालासोर हादसे में कोई एक या दो नहीं, पूरी 3 अलग-अलग ट्रेनें इस तबाही का शिकार हुईं। पहली थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि एक बहुत ही व्यस्त और सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेन है। दूसरी तरफ से आ रही थी SMVT बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और तीसरी, जो शायद सबसे अहम कड़ी साबित हुई, वो थी एक खड़ी हुई मालगाड़ी। अब लौह अयस्क यानी आयरन ओर से लदी मालगाड़ियां कितनी भारी होती हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जब ये पटरियों पर खड़ी होती हैं तो बिल्कुल लोहे और स्टील की एक मजबूत दीवार की तरह होती हैं। इन तीनों का एक ही वक्त पर एक ही जगह मौजूद होना मानो किसी बड़े महाविनाश की तैयारी थी। भाग 2 दुर्घटना का घटनाक्रम। असल में ये कोई आमने सामने की सीधी टक्कर नहीं थी। ये एक खौफनाक चेन रिएक्शन था। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले चरण में कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन पर सीधे निकलना था, लेकिन वो गलती से लूप लाइन में घुस गई। लूप लाइन वो जगह होती है जहां अक्सर ट्रेनों को पास देने के लिए साइड में खड़ा किया जाता है। अब आता है दूसरा चरण। उस लूप लाइन पर पहले से ही वो भारी भरकम मालगाड़ी खड़ी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से सीधे उस खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि इंजन मालगाड़ी के ऊपर ही चढ़ गया। तीसरे चरण में इसी जोरदार टक्कर की वजह से कोरोमंडल के डिब्बे पटरी से उतरे और बुरी तरह उछलकर पास वाली दूसरी चालू लाइन पर जा गिरे। और फिर हुआ सबसे जानलेवा चौथा चरण। ठीक उसी समय सामने वाली लाइन से SMVT बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही थी। अंधेरा था तो पटरियों पर पड़े मलबे का कोई अंदाजा ही नहीं लग पाया और वो सीधे उन पटरी से उतरे डिब्बों में जा घुसी। भाग 3 मानवीय क्षति। सामने जो आंकड़े हैं ना, वो सच में दिल दहला देने वाले हैं। लगभग 296 लोगों की जान चली गई और 1200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये पूरे के पूरे परिवार थे। ऐसी जिंदगियां थीं जो पलक झपकते ही खत्म हो गईं। इतने बड़े पैमाने पर लोगों का जान गंवाना इसे भारत के इतिहास के सबसे भयानक रेल हादसों में से एक बनाता है। ये हमें बड़ी कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि जब यातायात का इतना बड़ा और भरोसेमंद ढांचा फेल होता है तो उसकी सबसे भारी कीमत इंसानी जानों को ही चुकानी पड़ती है। भाग 4 जांच और जवाबदेही। हादसे के बाद जब शुरुआती जांच हुई तो सबसे पहले एक बहुत ही खास तकनीकी खराबी सामने आई। वो थी सिग्नलिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की गलती। अब ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या होता है? इसे रेलवे का दिमाग या सुरक्षा कवच समझ लीजिए। इसका काम ही यही है कि कोई ट्रेन गलत ट्रैक पर ना जाए। ये एक तरह का ऐसा डिजिटल ताला है जिसे तब तक नहीं खुलना चाहिए जब तक कि आगे का रास्ता 100% साफ न हो। लेकिन बालासोर में यही अभेद्य माना जाने वाला सुरक्षा तंत्र फेल हो गया। इसी सिस्टम की खराबी ने कोरोमंडल एक्सप्रेस को आगे बढ़ने के लिए हरा सिग्नल दे दिया, जबकि आगे का रास्ता यानी वो लूप लाइन पूरी तरह से ब्लॉक थी। अब इस मामले को सिर्फ एक मशीनी खराबी मानकर फाइलों में बंद नहीं किया जा सकता था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, परतें खुलती गईं। सबसे पहले तो वही सिग्नलिंग की गलती पहचानी गई, लेकिन जब मामले की गंभीरता देखी गई और लगा कि इसमें कहीं न कहीं इंसानी लापरवाही भी हो सकती है, तो जांच का दायरा बढ़ा दिया गया। भारत की प्रमुख जांच एजेंसी CBI ने इस पूरे मामले की कमान संभाली। ये इस बात का साफ इशारा था कि प्रशासन इस भयानक विफलता की जड़ तक पहुंचना चाहता है, और इसी का नतीजा था कि बाद में कुछ विशिष्ट रेलवे अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इतने बड़े सिस्टम फेलियर के पीछे सिर्फ कोई मशीन नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं भारी मानवीय भूल या प्रक्रियाओं में लापरवाही भी शामिल थी। इस पूरे घटनाक्रम और विश्लेषण को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा और बेचैन कर देने वाला सवाल जहन में आता है। क्या वाकई सिर्फ एक सिग्नलिंग की गलती
इतनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है? सोचने वाली बात है। एक तरफ तो पटरियों पर अत्याधुनिक सुपरफास्ट ट्रेनें दौड़ रही हैं और दूसरी तरफ हमारा सिस्टम ऐसा है जिसकी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक या मानवीय चूक 296 लोगों की जान ले सकती है। बालासोर की ये त्रासदी कोई ऐसा हादसा नहीं है जिसे भुला दिया जाए। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जब करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की सुरक्षा दांव पर हो तो सिस्टम में परफेक्शन कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये सबसे पहली और एकमात्र जरूरत है।